फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी सुधाकर जी की तरफ से, पुनीत जी की तरफ से हम एक मांग करते हैं कि सब लोग हम मिलकर उनको इतना बहुमत से वोट दे कि कम से कम एक वो स्थान मिले कि सुधाकर भैया जहाँ जहाँ गए, चुनाव जीतना न जीतना उनकी किस्मत की बात है, लेकिन सुधाकर जी का चरण जहाँ जहाँ गया उनकी ईमानदारी, उनकी छवि के चलते वहाँ से बहुमत से उनकी विजय दिलाई। ये ही हम लोग की तमन्ना है। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार सिंह दूसरी बार मैदान में। पिछली बार कुछ मतों से पीछे रह गए थे। इस बार पूर्ण विश्वास है कि हम लोग मगध की भूमि जहाँ से एक से एक राजनीति में बड़ी हस्ती पैदा हुई, बिहार की राजनीति को प्रभावित किए। आज इस चुनाव के लिए जो गया स्नातक का जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र, जिसको पिछले 18 सालों से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अवधेश नारायण जी, ना ही कभी वो नेतृत्व के सामने खड़ा होकर कहा कि किसी मसले को लेकर के बिहार में या इस इलाके में कोई समस्या है, और ना ही कभी अपने प्रतिनिधि होने वैसा प्रतिनिधि जो सत्ता में रहे, खासतौर से विधान परिषद के चेयरमैन रहे लंबे वक्त तक, या वो मंत्री भी रहे 5 साल। लेकिन जब इस इलाके की शिक्षा व्यवस्था हो या कोई बड़ी समस्या मुखर तौर से उठाने का काम नहीं किया। और एक समस्या भी है कि जनप्रतिनिधियों की जो उपयोगिता और जनप्रतिनिधियों का अस्तित्व का सवाल है, वो किन कारणों से हम बिहार विधानसभा या विधान परिषद के लिए चुने हुए प्रतिनिधि पालिका के प्रमुख हैं या कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग के सामने हमको पक्ष रखना हमारा काम है। और जब पक्ष रख रहे होते हैं आप एक विधायिका के सदस्य के रूप में, तो कभी कभी दलीय प्रतिबद्धताओं से परे होकर के भी लोगों को महसूस होता है कि उन्होंने काम किया। सच्चाई ये नहीं है। जो परसेप्शन बनाने का काम लोग कभी कभी राजनीति में करते हैं, सच ये है कि हमने जो राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन के साथ ही जिन सवालों को लेकर के हम चुनावी मैदान में हैं और जिनके आधार पर हम सफल रहे हों या विफल रहे हों, वह हमारी प्रतिबद्धता होती है कि उस पर हम आगे बढ़ें। और कई ऐसे सवाल थे कि बिहार में मैं जब अपनी बात कर रहा हूँ तो हम उन तमाम सवालों के कुछ हिस्से का, सभी नहीं, कई सवाल थे, ये सभी सवालों पे मैंने नहीं बोला, लेकिन कुछ सवाल थे जो बहुत जरूरी सवाल थे। हम उन सवालों को प्रमुखता से उठाने का काम मैं पहले भी किया, इस्तीफा देने के बाद भी किया और आज भी मैं कर रहा हूँ। अब इस बीच के दौर में 1-1.5 महीने के विधानसभा के सत्र होने के चलते मेरी यात्रा थोड़ा सीमित जरूर हुई है, लेकिन इसी में चुनाव विधान परिषद का होने के चलते यह यात्रा थोड़े राजनीतिक इस नजरिए से मैं मानता हूँ कि जब हम चुनावी यात्रा में होते हैं तो हम एक वोट भी मानते हैं लोगों के बीच में, तो राजनीतिक यात्रा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एक बात यह सच है कि लंबे वक्त से जो इस इलाके के प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो विधान परिषद में, और इतिहास में जितने यहाँ रहे पीछे, यहाँ जो सबसे मुझे याद है कि सबसे पहले बैजनाथ प्रसाद सिंह विधान पार्षद के, जो मेरे रामगढ़ के रहने वाले थे, पहला यहाँ के प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में। उनके बाद रामाश्रय बाबू थे, उनके बाद रणजीत सिंह जी थे,
उसके बाद अरुण बाबू थे, अजय बाबू, इसके बाद अवधेश नारायण जी। लेकिन सभी अच्छे लोग थे, अच्छे इस संदर्भ में कह रहे हैं कि बुद्धिमान भी थे, बुद्धिजीवी भी थे और मुद्दे पर लड़ते भी थे प्रखर रूप से। लेकिन उनके मुकाबले में जब तुलनात्मक रूप से देखें तो अवधेश बाबू मौन साधने वाले लोगों में से। जब भी समस्या बड़ी स्तर पर आया हो तो उनकी सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करना कि अपने विचार को ही नहीं व्यक्त करना। जब राजनेता विचार ही नहीं व्यक्त करेगा तो उसको आप गुण दोष उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। जब मैं भाषण दे रहा हूँ, आप लोगों ने दिया, तो जो आप कहेंगे उसी पर लोग आम मतदाता अपने गुण दोष के आधार पर फैसला करेंगे, या उसकी जबान की ताकत को ही माना जाता है कि वो आने वाले वक्त में वो क्या उनकी नीति होगी, क्या उनकी विचार होंगे और किन मुद्दों पर वो काम करेंगे। तो आज एक नई परिस्थिति है पूरे राजनीति का। ये विडंबना मैं कहता हूँ कि वोट मांगने की पूरी प्रक्रिया में भाषण नहीं देंगे, पूरे वोट मांगने की प्रक्रिया में कोई विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। ये आने वाले वक्त में जब चुनाव बीत जाएगा तो लोग सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। ये आप मीडिया के बंधु भी हैं, आपके जो रिकॉर्ड जा रहे हैं ये सदियों नहीं, ये सहस्त्राब्दियों तक एक रिकॉर्ड रहेगा। और इस जमाने में तब जब वॉइस रिकॉग्निशन के जरिए गांव का एक निराक्षर किसान भी इस यूट्यूब के जरिए अपनी बातों को जो जानना चाहता है वो महसूस करता है और पता कर लेता। तो मैं एक मिनट इस पर भी बोलता हूँ। मेरे चाचा किसान हैं और खेतों में कुछ समस्याएं थी, उनका फसल खराब हो रहा था, तो मेरे सामने बैठे हुए थे। उन्होंने वॉइस रिकॉग्निशन के जरिए उन्होंने कमांड दिया मोबाइल को, बकायदा भोजपुरी में कमांड दिया, अंग्रेजी हिंदी में नहीं। और वो तमाम फसलों पे होने वाली जो समस्याएं उसके निदान के कई वीडियो यूट्यूब पर उनको मिला और उसका समाधान वो निकालने में कामयाब रहे। तो एक मैं बता रहा हूँ कि बदलते दौर की जो मीडिया है, जो पहले प्रिंट मीडिया होती थी, अब उसको लाइब्रेरी में खोजना पड़ता था कि फला आदमी क्या बोला था, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी का वो लाइब्रेरी तक उसकी पहुँच होती थी। लेकिन ये जो ऑडियो और वीडियो का जो लाइब्रेरी है और इसके जो रखने की जो पद्धति है, गांव में आदमी अपने बेड पर सोया हुआ भी कोई भी वीडियो और किसी भी नेता के वक्तव्य को 2 मिनट के भीतर उसको जांच सकता है कि उसने कहा कि नहीं कहा। और इस जब इसकी तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो वर्तमान के जनप्रतिनिधियों का जो इस इलाके के हैं, आपको शायद कोई वीडियो नहीं मिलेगा कि किसी विषय पर उन्होंने आपकी बातों को रखा प्रमुखता से, प्रखरता से। और इस इलाके के हर मगध यूनिवर्सिटी इस पार और उस पार जो वीरपुर से विश्वविद्यालय, दोनों अपने आप में विशाल एक समस्या लेके चल रहा है। लाखों जो छात्र हर साल इनरोलमेंट लेते हैं पढ़ने के लिए, उनको समय से डिग्री नहीं मिलता। और डिग्री के अलावा तो छोड़ दीजिए, क्लास कितने चलते हैं भगवान मालिक है। मैंने उनकी जो पढ़ाई की गुणवत्ता है उसका भी कोई स्तर का कोई बेंचमार्क बना दिया जाएगा तो किस स्तर पे हम लोग नीचे जाएंगे, वह भी एक उदाहरण पेश करना, उदाहरण के तौर पर देश में माना जाएगा। तमाम समस्याओं झंझावतों के बीच में जो बुद्धिजीवी समाज के लोग जो विधान परिषद के चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, उनका मौन साधना ही अपने आप में एक बड़ा गुनाह का श्रेणी में मानता हूँ, वो सबसे बड़ा गुनाह है। मैं आलोचना के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप सभी पढ़े लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। जो आम आदमी होता तो मैं इन शब्दों का एक दूसरे नजरिए से इन शब्दों को मैं रखता। जो किसान होता तो कम पढ़े लिखे लोग थे, हमारे लिए उनके लिए शब्द अलग होते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे मीडिया के बंधु वो कड़े शब्द कभी कभी इतने वायरल हो जाते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। तो मेरा नियत परेशान करने का नहीं है, हमारी नियत होती है कि परेशान लोगों की बात को उन तक बात को पहुंचा देना। जो एक मैं नहीं मानता कि वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये नहीं मानता कि उनकी क्षमता नहीं है, लेकिन आप
जो पैरवी करने वाले मेरे जैसे जनप्रतिनिधि हैं, राजनेता, अगर हमारी पैरवी जब कमजोर होगी तो कोर्ट के जज के आप फैसला वही देता है, इसका वकील जो ताकतवर होता है तभी फैसला करवा पाता है। उसी तरह से लोकतंत्र में आपका जब जनप्रतिनिधि जब मजबूत होगा तभी आपके हक में फैसला करवा पाएगा। अन्यथा सत्ता में बैठा हुआ जो लोग होते हैं वो कोई वर्तमान की मैं बात नहीं करता, पूर्व की भी चर्चा करते हैं और जो देश में बैठे हैं चुनावी राजनीति में जिन बातों को लेकर के चुनाव सत्ता में जाते हैं वो लगभग गौण विषय हो जाता है, उसको लोग भूलने का प्रयास करते हैं, जानबूझकर तो नहीं, लेकिन साबित करते हैं कि नहीं इन मुद्दों का कोई महत्व नहीं है। और कभी कभी उनके अपने बचाव में अगर कभी परिस्थितियां ऐसी हो गई, मेरे जैसा व्यक्ति बहुत ताकतवर भाषा में अपनी बात को जब खड़ा कर दे तो सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए जब असहज स्थिति पैदा हो जाए तो उसके बचाव के लिए कहा जाता है कि हम लार्जर इंटरेस्ट में, हम राष्ट्रीय राजनीति में जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें इन सब बातों को भूलने की जरूरत है। और यह भूलने की प्रक्रिया पिछले आजादी से लेकर 75 साल देश में आजादी से लेकर अब तक हो रहा है। और यह दलीय प्रतिबद्धता के नाम पे आम आदमी की समस्याओं को नहीं सुलझाने का एक मैं कह सकता हूं और यथास्थिति बनाए रखना, जो चल रहा है उसको चलने दो, उसको हटाओ नहीं। केवल हटना क्या है, इसमें से मुद्दे नहीं हटेंगे, हटना क्या है जो सत्ता में बैठने वाले लोगों का चेहरा बदल जाता है और मुद्दे वही रह जाते हैं। तो ये दुष्चक्र केवल बिहार में फंसा है, देश के लोग फंसे हैं और बिहार उन लोगों में से सबसे ज्यादा जड़ राज्य में मानता हूं जहां तमाम समस्याओं के बाद भी समाधान ढूंढने से ज्यादा आरोप लगा देना कि फला आदमी पहले का नहीं काम किया या फला के चलते नहीं हो रहा है, यह आरोप लगा देना एक लंबी परंपरा बनती जा रही है। और बिहार इसीलिए आज सबसे अगर कोई पीड़ित है तो बिहार का नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान, जो छोटे से भी काम के लिए दूसरे राज्य में मजदूरी करता है और वहाँ कोई ऐसा दिन नहीं कि देश के किसी कोने से खबर ना आती हो कि बिहार के लोग पिटे। बिहार के लोगों ने क्या गुनाह किया? कोई गुनाह नहीं, वो अपनी ताकत के बदौलत देश की सेवा कर रहे हैं राज्य के बाहर, और हम राज्य में उनको अवसर नहीं दे रहे हैं जो अवसर उनको चाहिए। ऐसा नहीं कि बिहार पिछड़ा राज्य रहा, ये मगध की भूमि कभी दुनिया के आधे राज पर, भारत ये वाला भारत नहीं, ये छोटा भारत है, ये बड़ा भारत जो मध्य एशिया तक, अफगानिस्तान से लेकर आगे ईरान तक का जो इलाका था भारत के इस मगध साम्राज्य का कभी हिस्सा हुआ करता था, पाटलिपुत्र साम्राज्य का कभी हिस्सा हुआ करता था, जिनके दुनिया की अर्थव्यवस्था पे 30-35% कब्जे में था। आज हम कहें कि बिहार पिछड़ गया तो मैं मानता हूं कि बिहार के पिछड़ने का कोई ऐतिहासिक कारण नहीं है और ऐतिहासिक रूप से बिहार कभी पिछड़ा हुआ था। मेरी मान्यता है कि जो राज करने वाले लोग की उतनी क्षमता नहीं थी कि इस राज्य को आगे ले जा सके, पहले वाले भी और अभी वर्तमान के हो, लेकिन ये दिन बदलना चाहिए। इसीलिए तमाम मतदाताओं से और आम आदमी से मैं अपील करता हूं कि अपनी ताकत को पहचानिए और मुद्दे के आधार पे लोगों का चयन करिए कि आपके मुद्दे पर पटना में, दिल्ली में जाकर बोल सकता है कि नहीं, लड़ सकता है कि नहीं। ऐसे लोगों के साथ आपको नामबंद होने की जरूरत है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी